वेलकम टू निधिमान क्लासेस। आज का जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी से वो है कैंसर। मैंने जो पिछली वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें सारे क्वेश्चंस बताए थे रिलेटेड टू व्हाट, सेल साइकिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछले यूपी टीजीटी में या किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैंने उस वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है सेल साइकिल में, उसके रेगुलेशन में, तो मैंने इनकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं। सो आज का जो टॉपिक है हम नया लेने वाले हैं सेल बायोलॉजी का, वो है कैंसर। कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं इस सब्जेक्ट में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चुका है, जो गोल्जी एपेरेटस हो चुका है, राइबोसोम्स हो चुके हैं, और ये सेल साइकिल तो हो ही गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। साथ में इस टॉपिक के बाद में हमारा क्या क्या बच जाएगा सेल बायोलॉजी से, वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस है, देन क्रोमोसोम, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हम डिटेल में क्रोमोसोम की बात करेंगे। कौन कौन से टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे हम क्रोमोसोम में। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मैंने बताया है एक वीडियो में आपको कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जीन्स क्या होता है, लेकिन उसकी एक बेसिक डेफिनेशन उसमें मैंने बताई है। अब हमें इनको डिटेल में पढ़ना है, क्रोमोसोम को, डीएनए को, जीन्स को, ये सारी चीज़ें। तो ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है और एपोप्टोसिस इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसलेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद आता है रेप्लिकेशन। यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं सेल बायोलॉजी से, और सारी कवर हो चुकी है सेल बायोलॉजी। और अगर आपको जो मैंने वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये और टॉपिक मैं सेल बायोलॉजी से लेने वाली हूँ। उसके बाद सेल बायोलॉजी के बाद मैं कराऊंगी फिजियोलॉजी। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सिलेबस मैं कवर करा दूंगी सारा। सेल बायोलॉजी खत्म होने के बाद फिजियोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फिजियोलॉजी सबसे सेल बायोलॉजी के बाद दे लेते हैं। ओके, तो अल्टरनेट डेज क्लास होगी। एक दिन जीएस की क्लास होगी बाय रवि सर, और एक दिन होगी इसकी क्लास पीजीटी टीजीटी क्रैश कोर्स। फाइन, अब आते हैं हम कैंसर टॉपिक के ऊपर। तो कैंसर होता क्या है? हम बहुत इसका वर्ड का जिक्र सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कैंसर होता क्या है, उसके बाद डेवलप कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। क्या ऐसे फीचर्स कैंसर सेल के अंदर होते हैं जो नॉर्मल सेल में नहीं होते, तो वो चीज़ें देखेंगे हम कैंसर में। पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक क्या है कि कैंसर होता क्या है, व्हाट इज कैंसर। सो पहला सवाल आता है, व्हाट इज कैंसर। ये तो कोई बायो का स्टूडेंट हो या ना हो, सबको ही पता होना चाहिए कि कैंसर है क्या। और ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन जब हो जाता है सेल का, प्रोलिफरेशन एक नया टर्म आया है। क्या होता है इसका मतलब? जब एक सेल अपने नंबर को इंक्रीज करता रहता है, बार बार डिवाइड होता रहता है, और जो नंबर, जो बेसिक सेल साइकिल होती है, जो उसका रेगुलेशन होता है, वो इसमें रेगुलेशन नहीं हो पाता। तो इनके जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाता है, इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। तो रेगुलेशन के बिना ऐसा सेल डिवीजन, सेल साइकिल इनके अंदर कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो एक सेल बहुत सारे सेल्स बना सकता है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो नॉर्मल सेल होता है उसके कंपैरिजन में। फाइन, ये होता है कैंसर। जब कभी भी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो सेल का, बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड करने लग जाए, और फिर क्या हो, सेल जब डिवाइड करने लग जाते हैं फिर एक तरीके की लंप फॉर्मेशन हो जाती है। लंप क्या होता है? लंप एक तरीके की गांठ होती है, ठीक है। एक कोई भी पोर्शन में बॉडी के ये गांठ फॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल उस पोर्शन में बन चुके हैं। फाइन, तो ये लंप क्या होता है? एक तरीके की गांठ होती है। अब क्या होता है जब ये लंप क्रिएट हो जाता है, एक होता है कि ये एक ही जगह पर प्रेजेंट रहे,
पूरी बॉडी में ये फैला नहीं है, ये एक ही जगह पर प्रेजेंट है। अगर इसके टुकड़े, जो ये जैसे एक लंप है, एक गांठ है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसका एक सेल यहाँ से टूटकर दूसरे पार्ट में बॉडी के चला जाता है। जैसे हमारी गर्दन है, गर्दन में से एक सेल यहाँ से टूटकर कहाँ पर चला गया, हमारी बकल कैविटी में चला गया, या हमारे जो ईसोफेगस है उसके अंदर चला गया, तो वहां पर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है कैंसर सेल्स का। तो एक और जगह जब ये दूसरे पार्ट्स में बॉडी के जाता है तो ये कहलाता है मेटास्टेसिस। ये होता है लेटर स्टेजेस में। ये मैं सिर्फ बेसिक आपको बता रही हूँ, ये सारी डिटेल में मैं सारी चीजें बताऊंगी। तो क्या है कि एक सेल जिसके अंदर कुछ चेंजेस आए, कुछ जीन्स में चेंजेस आए, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाता है और उसका रेगुलेशन नहीं होता। जैसे सीडीके साइक्लिन से रेगुलेट हो जाते हैं नॉर्मल सेल, उनका एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन होता है और पर्टिकुलर रेंज होती है कितना वो डिवाइड करेंगे, लेकिन इन सेल में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिवाइड होते रहते हैं। तो एक लंप फॉर्म कर लेते हैं, गांठ की तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, किसी भी पार्ट में ये फॉर्म हो सकता है। अब ये जो लंप होता है उसमें से कुछ सेल टूटती है और दूसरे पार्ट में चल जाती है बॉडी के, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। सो ब्लड के थ्रू ये दूसरे पार्ट में बॉडी के चली जाएगी और इस प्रोसेस को जब ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, जो ये कैंसर सेल होते हैं, तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। ये तो होता है इनिशियल स्टेजेस में जब गांठ फॉर्म होती है, लेकिन जब ये पूरी बॉडी में फैल जाता है तो होती है लेटर स्टेजेस ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कैंसर क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो कैंसर है वो टाइप्स क्या होते हैं कैंसर के, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैंसर के टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर। समझ आ गया होगा कि कैंसर क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं। कैंसर के दो टाइप होते हैं मेनली, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। यहां पर मैं कैंसर की जगह क्या वर्ड लिखने वाली हूं, यहां मैं लिखने वाली हूं ट्यूमर। क्यों यहां ट्यूमर में लिख रही हूं, आपको समझ आएगा अभी कि कैंसर वर्ड और ट्यूमर वर्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पे मैं लिख रही हूं ट्यूमर। ठीक है, देखते हैं जो बेनाइन ट्यूमर होता है, बेनाइन ट्यूमर वो क्या होता है, और जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये क्या होता है। बेनाइन ट्यूमर एक ही पार्ट में लोकलाइज रहता है। सपोज करो जो हमारा ये फेरिंग्स का पार्ट है और ये हो गया, ठीक है, ये हो गए लंग्स, दीज आर लंग्स। जो इस वाले पोर्शन में सपोज यहाँ पर कैंसर है, तो ये वाला जो कैंसर है ये यहीं पर ही प्रेजेंट रहेगा, ये पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं। सो ये क्या होता है, ये होता है लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एक ही पार्ट पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक, ये वाला जो कैंसर होता है इसमें क्या होता है, ये एक पार्ट में प्रेजेंट होने की बजाय ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। सो स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी में जो फैल जाए। तो उस तरीके की जो ट्यूमर है उसको क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। क्या होता है कि ये लेटर स्टेजेस में होता है और यहाँ की जो सेल्स होती हैं इसकी सेल्स कुछ टूटेंगी, ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी, नसों में चल जाएंगी और उसके जरिए दूसरे पार्ट में चली जाएंगी बॉडी के, वहां पर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। इस तरीके से पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है, लोकलाइज नहीं रहता। तो समझ आया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ये सिर्फ एक पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं, वहीं पर लोकेट रहेगा। ये होता है, ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। फाइन। अब क्या है, अगर ये एक पार्ट में बॉडी के प्रेजेंट है तो सर्जरी के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव किया जा सकता है, उस पार्ट को निकाला जा सकता है बॉडी के। तो यहाँ पर सर्जरी क्या करेगी, वर्क करेगी। सर्जरी जो है वो अप्लाई की जा सकती है, सर्जरी से उस कैंसर को, सॉरी कैंसर नहीं बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे, तो इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई रोल हो ही नहीं सकता सर्जरी का, क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी की तो सर्जरी नहीं की जा सकती। सो सर्जरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। समझ आ रही है बात।
तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है उन ट्यूमर को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। समझ आई कि ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है। ट्यूमर एक ही पोजीशन पर लोकलाइज रहता है और ट्यूमर दोनों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरी बॉडी में फैले तब ही उसको क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। समझ आ रही है ये ट्यूमर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। फाइन, आगे देखते हैं। अब आती है बात कि जो कैंसर है वो कौन कौन से टाइप्स के कैंसर होते हैं। कैंसर समझ आया क्या होता है, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसी को कैंसर कहते हैं क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैल चुका है। ठीक, तो नेक्स्ट चीज आपको जो समझनी है वो है कि जो कैंसर है, कैंसर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है। कैंसर होता क्या है समझ आ गया होगा, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कौन से ट्यूमर में सर्जरी अप्लाई की जा सकती है, कौन से में सर्जरी अप्लाई नहीं की जा सकती। समझ आ गई होगी ये बात। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के कैंसर हम कॉमनली फाउंड होते हैं। सबसे ज्यादा, बहुत सारे टाइप्स कैंसर के हो सकते हैं, बहुत सारी जगह पर ये कैंसर हो सकता है, लेकिन 4 मेन टाइप के कैंसर में डिवाइड किया गया है कैंसर को। कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहले होते हैं कार्सिनोमा। आपने सबने ये टर्म्स पढ़ी होंगी, लेकिन आपको कभी इनका मतलब नहीं पता होगा कि कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, ल्यूकीमिया क्या होता है, और लास्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा ये मेन कैंसर होते हैं। ये 4 मेन टाइप्स ऑफ कैंसर आर देयर। अब समझते हैं कि चलो हमें समझ आ गया कि ये 4 तरीके के होते हैं। कार्सिनोमा क्या होता है, अब ये सार्कोमा क्या होता है, कौन से प्लेस पे प्रेजेंट रहता है, ल्यूकीमिया क्या होता है और लिम्फोमा क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आती है बात कौन सी की, कार्सिनोमा की। तो कार्सिनोमा कहाँ पर होता है, जो भी एपिथेलियल सेल हो, एपिथेलियल सेल, इसके अंदर ये कार्सिनोमा प्रेजेंट रहता है। एपिथेलियल सेल क्या होती है, जो आउटर बॉडी और इनर बॉडी की कवरिंग होती है वो होती है एपिथेलियल सेल। जैसे कि हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर एपिथेलियल सेल होती है, तो स्किन कैंसर क्या है, एक तरीके का कार्सिनोमा है। ठीक है, ये आ गया समझ में। फिर आती है जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे लिवर हो गया, लिवर की जो बाहरी कवरिंग होती है वो भी एपिथेलियल सेल से बनी रहती है। तो जो लिवर कैंसर होता है उसको लिवर कार्सिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, लिवर हो गया, लंग्स हो गए, तो इनके अंदर जो कैंसर होता है उनको लिवर कार्सिनोमा और लंग कार्सिनोमा ये कहते हैं। ठीक है, तो जो भी कवरिंग होती है ना बॉडी की, वो बनी रहती है एपिथेलियल सेल से। तो बाहरी की जो आउटर कवरिंग होती है, स्किन की जो कवरिंग है वो भी एपिथेलियल सेल है, तो स्किन का कैंसर भी कार्सिनोमा है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग भी एपिथेलियल सेल की बनी रहती है, तो इनके कैंसर को भी कार्सिनोमा कहते हैं। लिवर कैंसर, लंग कैंसर, यहाँ तक बात समझ आए कि कार्सिनोमा क्या होता है, कौन सी सेल इफेक्ट होती है, ये समझ आ गया होगा। अब सेकंड बात करते हैं कौन सी है इसकी, ये मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। ठीक, अब हम कौन से उसकी बात करेंगे, सार्कोमा की बात करेंगे। जो भी हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जैसे बोन्स हो गया, बोन्स हो गया एक कनेक्टिव टिश्यू है, मसल जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपने ये टर्म्स तो हमेशा पढ़े होंगे, हड्डियां पढ़ी होंगी, मसल्स पढ़े होंगे, कार्टिलेज पढ़े होंगे। तो ये जो इनके अंदर कैंसर होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं। सो ये होता है सार्कोमा। अब इनकी जो और मतलब कितनी ज्यादा ये प्रेजेंट रहते हैं, सबसे ज्यादा जो कैंसर प्रेजेंट होता है वो कार्सिनोमा होता है, और ये अबाउट 90% प्रेजेंट रहता है।
90% जितने भी टोटल कैंसर होते हैं उनमें से कौन सा प्रेजेंट होता है, कार्सिनोमा प्रेजेंट होता है। जो ये सार्कोमा होता है ये बहुत रेयर होता है, कम चांसेस होते हैं सार्कोमा होने के, सो दिस इज वेरी वेरी रेयर। ठीक, अब आती है बात ल्यूकीमिया की। ल्यूकीमिया क्या होता है, ये भी आई एम श्योर ये आपने टर्म पढ़ा होगा, ल्यूकीमिया क्या होता है। हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके अंदर जो भी ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गई या वाइट ब्लड सेल्स हो गई, इनके अंदर अगर इन सेल्स की, ब्लड के अंदर अलग अलग सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, अगर इनका कैंसर क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स जब प्रेजेंट रहे, तो ल्यूकीमिया में क्या होता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है, ये जो आरबीसी है नॉर्मल रेंज इसकी होती है कुछ, उस नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा आरबीसी अगर प्रेजेंट हो जाए ब्लड के अंदर, तब ये कौन सी कंडीशन कॉज करता है, ये कॉज करता है ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। सो एक्सेसिव आरबीसी भी गलत है और एक्सेसिव डब्ल्यूबीसी भी गलत है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का कैंसर है, ल्यूकीमिया है। ये अबाउट 7% जो होता है ये ल्यूकीमिया कॉमन है ह्यूमन में, ल्यूकीमिया। फाइन, समझ आ गया होगा कि ल्यूकीमिया क्या होता है, कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, और कितने कितने परसेंट चांसेस है इनके होने के। 90%, ये बहुत ही ज्यादा कम होता है सार्कोमा, और जो ये वाला कैंसर है वो 7% इसके चांस है। अब ये लिम्फोमा देखते हैं क्या होते हैं। लिम्फोसाइट्स होती हैं एक सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ये क्या है, एक तरीके की डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। व्हाइट ब्लड सेल अगर आपने पढ़ा होगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप की होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और उनके अंदर लिम्फोसाइट्स आती हैं। तो अगर इनका जो ये क्या करती है, ये हेल्प करती है, हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमें। इम्यूनोलॉजी में आपको समझ आ जाएगा, तो यहाँ पर बेसिक देख लीजिए कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स होती हैं वो होती है लिम्फोसाइट, वो एक तरीके की क्या है, डब्ल्यूबीसी है। अगर इनका जो नंबर है वो बहुत एक्सेसिव हमारी बॉडी में हो जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लग जाती हैं, प्रोलिफरेशन करने लग जाती हैं, तो ये कौन सी तरीके का कैंसर होता है, इसको कहते हैं लिम्फोमा। ये और ये मिलाकर क्या होते हैं, 7% इनके चांसेस होते हैं। सो ये दोनों कंबाइंड होते हैं तब ये होता है 7%। समझ आई बात कि कार्सिनोमा क्या है, सार्कोमा क्या है, और ये ल्यूकीमिया क्या होता है, और लिम्फोमा क्या होता है। तो ये 4 तरीके के कैंसर होते हैं। अब जो कैंसर है वो उस चीज पर भी डिपेंड करता है कौन से टिश्यू में कैंसर हो रहा है या कौन सी सेल में कैंसर हो रहा है। तो अगर जैसे लंग के अंदर कैंसर हो रहा है तो लंग कार्सिनोमा, फाइन, ऐसे भी इसका नाम दिया जा सकता है कि कौन से टिश्यू में हो रहा है या कौन सी सेल में हो रहा है। इरेथ्रोसाइट ल्यूकीमिया, आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम जो है वो है इरेथ्रोसाइट। तो सेल के बेसिस पर भी इनका नाम दिया जा सकता है कैंसर का कि इरेथ्रोसाइट ल्यूकीमिया हो सकता है बॉडी में। जैसे लंग कार्सिनोमा टिश्यू के बेसिस पर भी हो सकता है, ऑर्गन्स के बेसिस पर भी इनका नाम दिया जा सकता है। ये आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से कि कौन कौन से टाइप के कैंसर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमें क्या क्या चीजें अब तक हमने पढ़ ली है, कैंसर क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर और कैंसर, ट्यूमर को कैंसर कब कहेंगे, मेटास्टेसिस क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से टाइप्स के कैंसर होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं हम, क्या हो गया कि कैसे डेवलपमेंट कैसे होता है कैंसर का, डेवलपमेंट कैसे होता है हमारी बॉडी में। कैसे डेवलपमेंट होता है, इसका आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि बॉडी में डेवलपमेंट कैसे होता है। सपोज करो ये एक नॉर्मल लाइनिंग है सेल की, ठीक है, ये सेल है, ये एक दूसरे से ऐसे अरेंज है, फाइन, इनके अंदर न्यूक्लियस है सभी सेल के अंदर। इनमें से जो ये सेल है प्रेजेंट, कोई भी सेल, किसी भी पार्ट की सेल मैंने ले ली है और इसके एक लाइन पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब सपोज करो इनमें से एक सेल, सपोज मैं ये 4th वन ले लेती हूँ, इसके अंदर हो गया म्यूटेशन। अब ये नया टर्म आ गया म्यूटेशन, ये क्या होता है,
ये देखते हैं क्या होता है। सो ये है एक सेल, इसके अंदर हो गया क्या, म्यूटेशन। पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, म्यूटेशन जो टर्म है वो बहुत ही ज्यादा आया हुआ है, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? कुछ भी जो सडन तरीके से चेंज आ जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर में या डीएनए के रेप्लिकेशन में, तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब ये इफेक्ट क्या किसको करता है, जीन को इफेक्ट करता है। अब ये क्या है, जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारा कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम होता है डीएनए और हिस्टोन, ठीक है, और बहुत ज्यादा कंडेंस जब हो जाते हैं ये। और डीएनए के एक पार्ट को, जैसे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका डीएनए का, बता ही देती हूँ एक बार, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये है डीएनए, बहुत ज्यादा कंडेंस होता है तो ये क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। अगर इसका एक सेगमेंट में ले लूं, ये वाला सेगमेंट, इसको कहेंगे हम जीन। सो जीन क्या होता है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या करता है, एक तरीके का प्रोटीन को कोड करता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन क्या करता है, इस जीन के अंदर एकदम से कुछ चेंज ला देता है। अगर जीन के अंदर चेंज आ जाएगा तो कंप्लीट जो सेल है उसके अंदर चेंज आ जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। ये तो नॉर्मल सेल होंगे, ये सेल अब क्या होगा, कैंसर कॉजिंग सेल होगा। ये होता है कैंसर कॉजिंग सेल। इसके अंदर डिवीजन होना शुरू हो गया इस वाले सेल के अंदर ही। नॉर्मल सेल नॉर्मल तरीके से रहेंगे, ये सेल एक्सेसिव डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो, एक पार्ट में बॉडी के ऐसा हो रहा है। सपोज करो जो हमारा थॉरेक्स का रीजन है, ये वाला जो गले का पार्ट है, जैसे ट्रैकिया का मान लो, ट्रैकिया जो पार्ट है उसका वहां पर एक तरीके की, यहाँ पर इस लाइनिंग में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा डिवीजन हो रहा है। तो ये वाला जो सेल होगा वो बहुत डिवाइड कर देगा। समझ आ रही है ये बात? ये हुआ था इसके अंदर, क्या म्यूटेशन हुआ था इसके अंदर। अब ये सेल के अंदर, ये वाला सपोज ये वाला सेल एक और बार ले लेते हैं, इसके अंदर फिर से म्यूटेशन हो जाएगा, इसके अंदर सडन चेंजेस आते रहेंगे। ये जो सेल्स होती है ना, कैंसर सेल्स, इसके अंदर एकदम से चेंजेस आते रहते हैं इनके अंदर। तो क्या होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा इस वाले सेल में, ये वाला सेल ये इस वाले सेल में कन्वर्ट हो गया। और इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है कि इसके अंदर इन्वेजन करने की पावर ज्यादा होती है, ज्यादा इसके अंदर प्रोलिफरेशन पावर होती है। प्रोलिफरेशन समझ आ गया, ज्यादा डिवाइड करने लग जाता है ये। इन्वेजन होता है कि जो दूसरे टिश्यूज होते हैं, नियर बाय टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर चला जा सकता है, क्योंकि ये एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है प्रोटीएजेस। तो ये वाला सेल किस में चेंज हो जाएगा, सपोज यहीं पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला सेल ऐसा इसमें चेंज आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये जो सेल मैंने बनाया था ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेंगे दोनों सेल, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो ये वाला सेल है जिसके अंदर एकदम से कुछ चेंज आ गया है, वो बहुत ज्यादा डिवाइड करने लग जाएगा और ये इन सारे सेल्स को कवर कर लेगा। ये ऐसे डिवीजन इसके अंदर सेल के अंदर हो चुका है। तो एक्सेसिव डिवीजन हो रहा है इसके अंदर, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रहा है इस सेल के अंदर। ये नॉर्मल सेल्स है, जो ब्लैक वाली सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया लंप। इसी को क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लंप है वो फॉर्म हो चुका है, ऐसा लंप फॉर्म हो चुका है।
अब यहाँ पर भी एकदम से कुछ चेंज आ जाएगा सेल के अंदर, जैसे ये वाला जो सेल है ये फिर से चेंज हो जाएगा, फिर से इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। अब ये वाला सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करने लग जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले होता है इनिशिएशन, फिर होता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस होता है वो, ठीक है, प्रोग्रेशन होता है, ठीक। फिर यहां पर होता है सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। जो सेल जिसके अंदर ज्यादा सेल बनाने की कैपेबिलिटी होती है, ज्यादा इन्वेजन करने की कैपेबिलिटी होती है, वो सेल को, जैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, जो बेटर होता है वो सिलेक्ट होता है नेचर के जरिए, वैसे ही यहाँ पर है कि जो सेल बेटर होता है वो सिलेक्ट होता है और वो आगे चल के डिवाइड करने लग जाता है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा डिवाइड करने लग जाता है और एक तरीके का लंप वो क्रिएट कर देता है। समझ आई बात कि पहले क्या हुआ? दोबारा देखते हैं, सिंपल बहुत इजी टर्म्स में मैं आपको बताऊंगी। एक नॉर्मल लाइनिंग है, किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, सपोज करो ये लाइनिंग किसकी है, लंग की लाइनिंग है, ठीक है। लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो लंग की लाइनिंग है, उसके एक सेल में म्यूटेशन हुआ, उसके एक सेल में म्यूटेशन किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। म्यूटेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कार्सिनोजन होते हैं। कार्सिनोजन क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करते हैं, कुछ ऐसी रेडिएशन, जैसे यूवी लाइट जो होती है वो कैंसर कॉज कर सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। और कुछ कार्सिनोजन जो होते हैं, जैसे स्मोकिंग अगर करते हैं उसके अंदर कार्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं। तो बेंजो ए पायरीन करके होता है। अगर हम इन कार्सिनोजन का कॉन्टिन्यूअसली कंजम्पशन करते रहें, जैसे स्मोकिंग कॉन्टिन्यूअसली कोई पर्सन कर रहा है, तो क्या होगा कि सडन चेंज आ जाता है सेल के अंदर, उसकी जीन्स के अंदर सडन चेंज आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है उस जीन्स के अंदर, और वो जो सेल होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होने लगती है, डिवाइड होने लगती हैं। जब वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती है तो एक तरीके का लंप क्रिएट करती है। अब लंप क्रिएट हो गया, ये होती है इनिशियल स्टेज कैंसर की, जब कैंसर एक ही जगह पर प्रेजेंट रहता है। अब क्या होता है, जो लेटर स्टेजेस होती हैं उनमें क्या होता है, सपोज ये वाली जो सेल है यहाँ से टूट जाएगी, ये यहाँ से निकल गई है, कैसे भी किसी भी कारण की वजह से हो सकती है, ये यहाँ से निकल गई सेल और ये चली गई दूसरे पार्ट में। अगर हम थोरेक्स की बात कर रहे हैं, सपोज वो सेल निकलकर कहाँ पर चली गई, ईसोफेगस में चली गई, ईसोफेगस में। तो यहाँ पर ये वाली सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करने लग जाएगी और इस एरिया में भी क्या कर देगी, लंप क्रिएट कर देगी। तो जो ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो कैंसर होता है वो मूव करता है, कैंसर सेल चली जाती हैं, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। समझ आ रहा होगा? ये बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन किस कारण की वजह से हो सकता है, कार्सिनोजन की वजह से हो सकता है। कार्सिनोजन क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। सिगरेट्स में ये पाए जाते हैं, टबैको में ये पाए जाते हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया है बेंजोपायरीन का, जो तंबाकू में मिलता है, टबैको में मिलता है ये बेंजोपायरीन। तो ये अगर हम इनका डेली कंजम्पशन या एक्सेसिव कंजम्पशन इनका करने लग जाते हैं तो ये वाली सिचुएशन होती है। सेल की जीन्स में, सेल की जो जीन्स होती है वो इफेक्ट होती है, एकदम से उनमें चेंज आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है और वो एक्सेसिवली ग्रो करने लग जाती है। फाइन, समझ आ गया होगा। इनिशियल स्टेजेस में एक ही जगह पर होता है लंप, फिर ये जाता है दूसरे पार्ट में बॉडी के और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे होता है हमारी बॉडी में कैंसर का। फाइन, समझ आ गया ये। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बहुत ही छोटी छोटी चीजें बची हैं, वो देख लेते हैं एक बार कि प्रिवेंशन, हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसे कार्सिनोजन जो हमें पता है कि ये हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनका कंजम्पशन ही नहीं करना चाहिए। तो कार्सिनोजन को अवॉइड करने से एक तरीके का प्रिवेंशन है। अब क्या होता है कि हम इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैंसर का डिटेक्शन कैसे हो सकता है? बायोप्सी एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें एक पार्ट को
वन पार्ट, या हम कह सकते हैं पीस इज रिमूव, और उसकी फिर स्टडी की जाती है। ठीक है, डिटेक्शन, कैसे हम पता लगाएं कि एक हमारी बॉडी में कैंसर है, तो जो बेसिक चीज होती है वो होती है बायोप्सी। उस एरिया की जो है सर्जरी के जरिए क्या होता है, एक पीस निकाला जाता है और उस पीस को स्टडी किया जाता है, और उसमें पता लगाया जाता है कि क्या उसके अंदर सेल जो पार्ट निकाला है उसके अंदर कैंसर है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिक होता है डिटेक्शन का तरीका जो कॉमनली यूज होता है। ये जो है मैं जो एक्स्ट्रा चीज है ना वो बता रही हूँ, ये टॉपिक ठीक है। आप देखिए बायोप्सी हो गया है, क्या होता है बायोप्सी आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट में होते हैं रेडिएशंस, रेडिएशंस यूज होती हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर ये कर सकता है। तो रेडिएशन होती है, और जो है रेडिएशंस में क्या होते हैं, कुछ फॉर्म जो होती है रेडिएशंस की वो डाली जाती है हमारी बॉडी के ऊपर, और फिर वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, कैंसर सेल को। साथ में जो इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये कैंसर सेल को और जो नॉर्मल सेल है उनको दोनों को एक तरीके से इफेक्ट करती है, मतलब इनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और इनके भी डीएनए और इनके रेप्लिकेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से जो पर्सन होता है जो ये ट्रीटमेंट ले रहा होता है उसको एक्सट्रीम वीकनेस, हेयर लॉस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो होती है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है क्योंकि नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे डिटेक्शन होता है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि कैंसर क्या होता है, उसके बाद जो उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं और उसके जो टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं। सबसे पहले कैंसर क्या होता है, समझ आ गई होगी बात। टाइप्स ऑफ कैंसर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कैंसर के, वो होता है कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। फाइन। उसके बाद बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको ही कैंसर कहते हैं। मेटाजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, मेटास्टेसिस, सॉरी मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस इज अ डिफरेंट टर्म, मेटास्टेसिस। इस टर्म को बहुत अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये पूछा जाता है सवाल, मेटास्टेसिस क्या होता है। अब ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है कैंसर का, ये आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो कैंसर है टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कराने वाली हूँ वो होगा एपोप्टोसिस। वन मोर थिंग, एक चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस करने वाली थी, इसके जो कैंसर सेल्स होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैंसर सेल की, पहला डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन जो है, एक सेकंड चीज देख लीजिए, एक होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, थर्ड होता है एंजियोजेनेसिस। ये तीनों टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है। सपोज एक ऐसी डिश ले ली हमने, इसके अंदर सेल का ग्रोथ करा रहे हैं, दो ले ली, एक में तो नॉर्मल सेल है और एक में कैंसर सेल। सपोज ये है नॉर्मल सेल और ये इसके अंदर क्या ले ली हमने, कैंसर सेल। क्या होता है इसमें कि ये जो सेल है ये इसमें मीडिया है, ये यहाँ पर जो है ग्रोथ फैक्टर बाहर से सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट है उसको मिलते रहे। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर बाहर से सप्लाई किए जा रहे हैं, मीडिया है ये पूरा, कल्चर हम कर रहे हैं इसका सेल का। तो ये जो सेल है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड ये सेल होता रहता है।
ये डिस्क पूरी की पूरी भर जाती है, ये पूरी भर चुकी है, और एक ही लेयर, ये वाली नॉर्मल सेल जो सिर्फ एक ही लेयर बनाएंगे, एक के ऊपर एक नहीं, सिर्फ एक सिंगल लेयर बनाएंगे। तो जब ये पूरा का पूरा भर चुका है तो ये क्या कर लेंगे, इनका जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टॉप्स। इसे कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। जब कभी भी एक डिस्क में हम सेल को लेंगे और वो जो सेल होती है वो उस डिस्क की बिल्कुल बॉटम में अलाइन रहती है, मतलब चिपकी रहती है, एंकर रहती है वो। तो जब ये सेल डिवाइड होती रहती है, एक लेयर फॉर्म कर लेती है, जब वो लेयर कंप्लीट हो जाता है तो ये अपने आप डिवाइड करना बंद कर देती है, और जो ये प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। जो ये कौन सी सेल है, नॉर्मल सेल्स शो करती है। ये कौन सी मैंने सेल बताई है, नॉर्मल सेल। अब जो ये कैंसर वाली सेल है, ये क्या करती है, ये डिवाइड होती रहती है। इनके पास जो एडहेशन पावर होती है, जो एक दूसरे से चिपकने की कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है, और इनके अंदर होती है ज्यादा। तो ये एक लेयर बनाने के बाद कुछ सेल दूसरे वाले लेयर में चली जाती है और वहां पर डिवाइड करने लग जाती है, और कैसे ये बहुत ज्यादा डिवीजन इनके अंदर होता है। और सपोज करो कि कैंसर सेल है, एक लेयर ये बना चुकी है, कुछ इस लेयर की जो सेल है वो ऊपर वाले लेयर में आ गई, यहाँ पर ये डिवीजन करना शुरू कर देंगी, उसकी सेल फिर ऊपर वाले लेयर में आ गई, फिर वो डिवीजन करना शुरू करेगी। तो इस तरीके से डिवीजन इनका होता रहता है कैंसर सेल का। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, डिवाइड कर देंगी नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। और ये रुकेंगी नहीं, अगर जितनी भी डेंसिटी इनके अंदर हो जाए, इसके अंदर जो डिस्क है कितनी भी डेंसिटी हो जाए, लेकिन इनका जो डिवीजन है वो रुकेगा नहीं। तो ये क्या होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट इनहिबिशन। डेंसिटी का इनकी डिवीजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो दिस इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट इनहिबिशन। ठीक है। अब एक और चीज, क्यों बाहर से ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर सप्लाई किए जा रहे हैं, उतने ही अमाउंट के हैं कि वो सेल डिवाइड कर सके और एक लेयर फॉर्म कर सके। यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ग्रोथ फैक्टर नहीं जरूरी है। ग्रोथ फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ग्रोथ फैक्टर होता है न्यूट्रिएंट। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही सेल को डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो उनको हम कह रहे हैं ग्रोथ फैक्टर, जो बाहर से सप्लाई किए जा रहे हैं। ये हम लैब के अंदर करके देख रहे हैं ना, तो लैब में जो कल्चर बना रहे हैं उसके अंदर बाहर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को, ताकि वो सेल डिवाइड करे। यहाँ पर जो कैंसर सेल है वो खुद का ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करती है। जैसे ये वाली जो सेल है ये खुद का ही ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगी, ग्रोथ फैक्टर। तो उसको तो बाहर से कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई करे ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो खुद का ही प्रोवाइड कर रही है, खुद का ही ग्रोथ फैक्टर उसका है, न्यूट्रिएंट वो खुद के ही बना रही है। तो यहाँ पर इस वजह से उनका कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होता रहता है। इसे कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, जो नॉर्मल सेल्स शो करती हैं, और इसे कहते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट इनहिबिशन, जो कि कैंसर सेल्स शो करती हैं। अब आता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। समझ आ गई होगी ये डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन क्या होता है। अब ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ये देख लेते हैं क्या होता है। पहले नॉर्मल सेल की बात करते हैं, फिर जो कैंसर सेल है उनकी बात करेंगे। सपोज ये नॉर्मल सेल है, ठीक, और ये हो गई हमारी कैंसर सेल। जब ये सेल किसी दूसरी नॉर्मल सेल के साथ मिलेगी, कांटेक्ट करेगी, तो ये वाली जो सेल है ये डिवीजन बंद कर देगी, डिवीजन रुक जाएगा, स्टॉप्स, इसका भी रुक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कांटेक्ट इनहिबिशन। जब डिवीजन रुक जाए बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में कांटेक्ट हुआ और वो दोनों डिवाइड करना बंद कर दे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। और ये कौन सी सेल में होता है, ये कौन सी सेल मैंने बताई, ये बताई मैंने नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल। अब आती है बात कैंसर सेल की, इसमें क्या है, इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक और सेल आ गई, ये एक और सेल हो गई, तो ये एक दूसरे से कांटेक्ट भी करेंगी तब भी ये डिवाइड होना कंटिन्यू रखती है। तो कुछ भी हो जाए, चाहे वो डेंसिटी की बात हो
या वो कॉन्टैक्ट की बात हो, इन सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये शो नहीं करती है कैंसर सेल। फाइन, समझ आ गया? सी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। फाइन, अब ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एंजियोजेनेसिस क्या होता है। ये जो कैंसर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा जब इनके अंदर ग्रोथ हो जाती है, इनको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की फ्रॉम दी ब्लड से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है इनकी ग्रोथ के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए। चाहे कितने भी ग्रोथ फैक्टर वो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए, ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए क्या करती हैं वो, अपनी ही खुद की जो सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे, जैसे ये सेल है ना, ये ग्रोथ फैक्टर कुछ रिलीज करेंगे, ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, जब ये एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स फॉर्म कर देती है ताकि इनके अंदर कंटिन्यूअस सप्लाई रहे ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो नसें होती हैं ना हमारी बॉडी में, उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो ये जो कैंसर सेल्स होती हैं, ये खुद की नसें, खुद की ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करती है बाय दी व्हाट, ग्रोथ फैक्टर। समझ आ रही है बात? ये हो गया कि डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और एंजियोजेनेसिस क्या होता है। ये कैंसर सेल जो होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये टॉपिक मिस होने वाला था, ये कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, कैंसर का। सो आज का जो ये कैंसर का टॉपिक है यही एंड करते हैं। नेक्स्ट में मैंने क्लास में बताया आपको कि मैं एपोप्टोसिस कराऊंगी, जो होती है प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में, ठीक है। तो कैंसर आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट फिर भी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।